हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रेगुलर सेशन लेके आ गए हैं और जानेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर और देखेंगे आज के सेशन में क्या है कुछ खास प्रश्नों का कलेक्शन। पहला प्रश्न की बात करें तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, यानी कि इसका कारण पूछ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि राज्यसभा कैसा सदन है ये भी पूछा जाता है। तो ये अस्थाई सदन है और अस्थाई सदन क्यों है? क्योंकि इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और स्टेटमेंट की बात करें तो देख लेते हैं। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, जो कि गलत दिया हुआ है। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। और इसे विघटित नहीं किया जा सकता, तो यही एक स्टेटमेंट सही था। वहीं अगर राज्यसभा की बात आई है तो अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, राज्यसभा का गठन वर्ष क्या है? तो गठन वर्ष क्या हो जाएगा? 1952। वहीं बात करें राज्यसभा का अनुच्छेद क्या है गठन का, तो राज्यसभा का गठन जिस अनुच्छेद में है वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 80। ये हो गया राज्यसभा से संबंधित प्रश्न जो बन सकते हैं। वहीं बात करें तो राज्यसभा को अस्थाई सदन तो कहते ही हैं, साथ ही साथ उच्च सदन और कौन सा सदन? द्वितीय सदन भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, द्वितीय सदन भी कहते हैं किसको? तो राज्यसभा को। वहीं और इससे संबंधित की बात करें तो पूछा जाता है कि इसके सदस्य जो प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, तो कितने सदस्य, ये पूछा जाता है। तो वो भी पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इसके 1/3 सदस्य क्या है? प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्यों गलत हुआ। वहीं बात करें कि और क्या पूछ सकता है, तो राज्यसभा में वर्तमान क्या कहता है, वर्तमान कितने सदस्य होते हैं ये पूछ सकता है। तो वर्तमान में जो है राज्यसभा में 245 सदस्य। कितने सदस्य? तो 245 सदस्य। और वही अगर पूछ दे कि अधिकतम कितने हो सकते हैं अधिकतम सदस्य, तो अधिकतम 250 सदस्य। तो हर छोटा छोटा पॉइंट को इससे संबंधित ध्यान रखना है। और एक पॉइंट जो यहाँ पर बच गया मेन, तो क्या पूछा जाता है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो वो 12 सदस्यों को। तो 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो आशा करते हैं आपका एक एक पॉइंट एक प्रश्न से इसमें क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाएंगे दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। किसकी विधायिका में पूछा जा रहा है? तो राज्यों की विधायिका में। तो इसमें जो सम्मिलित हो जाएगा देखते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। विधानसभा एवं विधान परिषद, या फिर विधान परिषद या राज्यपाल, या फिर विधानसभा एवं राज्यपाल, या फिर राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है? डी में। तो केवल डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात आई है जब इसकी, तो और पॉइंट जान सकते हैं। तो अगर यहाँ तो क्या पूछा गया था कि राज्यों की विधायिका में सम्मिलित। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है, भारतीय संसद में चूंकि पूछा जाता है तो कौन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा,
और कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति सम्मिलित है और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहीं पर क्या हुआ, इसको लिखवा दिया गया। वहीं बात करें कि राज्यों की विधायिका की बात आई है और यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद की भी बात आ चुकी है। तो अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत 100 याद रखिएगा कि अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानमंडल की संरचना से संबंधित है। तो पूछे कि विधानमंडल की संरचना से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तब हो जाएगा अनुच्छेद 170। और विधान परिषद की अगर बात कर ले तो यहाँ पे लिख देते हैं विधान परिषद, जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा, तो अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171। तो हर तरह से आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। वहीं बात करें और क्या पूछ सकता है, तो यहाँ जान गए विधान परिषद का गठन। अगर पूछ दे कि अनुच्छेद 169 में क्या है, तो इसमें ध्यान रख सकते हैं विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन। और अनुच्छेद 171 क्या है, विधान परिषद की संरचना। बढ़ जाएंगे तीसरे प्रश्न की ओर और आप खुद देखें कि एक प्रश्न से आपको कितने और प्रश्नों की जानकारी दी जाती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ है अनुच्छेद 352 में। तो ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं बात करें अनुच्छेद 352 की, तो इसमें क्या है, आपातकाल का भी उल्लेख है। आपातकाल का उल्लेख है, जो कि कई बार आपको हम बता भी चुके हैं, लिखा भी चुके हैं बढ़िया से। वहीं बात करें कि मंत्रिमंडल शब्द जो है, मंत्रिमंडल शब्द पूछा जाता है कि ये कब जोड़ा गया है, तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। तो ये एक पॉइंट इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें मंत्रिमंडल की, तो पूछ दिया जाए कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, तो ये कौन करते हैं, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। तो पीएम लिख देते हैं। और मंत्रिमंडल क्या होता है, नीति निर्धारण होते हैं। क्या होते हैं, नीति निर्धारण होते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको दी जा रही है, इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर हैं? और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको दिख सकते हैं, इसलिए स्टार मार्क कर दिए। तो ये जो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। और ये भी देखना है प्रश्न कि हमसे पूछा क्या गया है। वहीं बात करें तो यह जो ताप्ती नदी, कौन सी नदी, तो एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर अंतरिप तक लगभग 1600 किलोमीटर के लंबी क्षेत्र में क्या है, विस्तृत श्रृंखला है। तो ये एक पॉइंट इसमें आप ऐड कर लेंगे। और यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, तो ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि यह क्या है, तो वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, एक भ्रंश है।
और अगर बात करें तो पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है सह्याद्री। सह्याद्री कहा जाता है और इसको दो भाग में भी विभक्त किया गया है, जो कि उत्तरी सह्याद्री और क्या कहता है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री, तो ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। वही बात करें अगर आपसे पूछ दे कि पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा, जो कि पूछा जाता है, तो प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो दर्रा में ध्यान रखिएगा वो भी पश्चिमी घाट का थाल घाट, भोर घाट और कौन सा हो जाएगा पाल घाट। सब थाल भोर पाल याद रहेगा आपको, पाल घाट है तो पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। आ जाएंगे 5वें नंबर प्रश्न की ओर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब बीपीएससी टीआरई 4.0 में जीके जीएस की तैयारी को अच्छे ढंग से सुनिश्चित कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। सल्क कंद, जिसको बल्ब कहा जाता है, के संबंध में सही कथन हमको देखना है। पहला है इसमें सल्की पर्ण पाए जाते हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा है इसके निचले भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, सही है। प्याज की कुचित सल्क कंद तथा लहसुन को सल्की सल्क कंद कहते हैं, तो ये भी बात सही है, यानी कि सारा कथन सही दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से सभी। अब देखिए सल्क कंद की बात आई है तो आपसे इसमें कुछ उदाहरण पूछ लिया जाता है, जैसे कि सल्क कंद के अंतर्गत क्या आ जाएगा। उदाहरण के रूप में बात करें तो यहाँ ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे दिया है, लहसुन देखिए दिया हुआ है, तो लहसुन हो गया। और यहाँ देखिए प्याज भी दिया हुआ है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण में आ जाएगा सल्क कंद का। और उदाहरण ही काफ़ी बार पूछा गया है। वही बात करें कंद के एक होता है कंद, जिसका उदाहरण के रूप में क्या हो जाएगा आलू। वही पूछा जाता है प्रकंद का उदाहरण, तो प्रकंद का उदाहरण में बात करें तो अदरक हो गया, हल्दी हो गया। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, ये सब प्रश्न पूछा हुआ है। बीपीएससी का आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। और रही बात ये तो टीचर वाले के लिए, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछेगा, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो वही बात करें एक होता है घन कंद, कौन कंद, घन कंद, तो इसमें क्या आ जाता है अरबी या फिर ग्लोडियोलस। ये आप लोग बहुत कम नाम सुने होंगे, तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। अब आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे छठा प्रश्न क्या है। क्यूरी किसकी यूनिट है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्यूरी जो यूनिट है वो है रेडियोधर्मिता का, तो कहाँ है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें कि इसका ये मात्रक यानी कि यूनिट पूछा ही गया था, और अगर ऑप्शन में ये क्या कहता है रदरफोर्ड भी रहेगा, तो रदरफोर्ड अगर रहता तो रदरफोर्ड भी हो सकता था, कि मात्रक क्यूरी एवं रदरफोर्ड इसके खोजकर्ता में आ जाते हैं। वही बात करें कि अगर रेडियोधर्मिता का क्या करता है, एसआई मात्रक पूछे, मैडम क्यूरी नाम सुने ना, वही मैडम क्यूरी क्या है यूनिट हो गया है क्यूरी रेडियोधर्मिता का। तो एसआई मात्रक की अगर बात कर ले तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बैकुरल, हेनरी बैकुरल, सारा वैज्ञानिक का नाम पे ही है यूनिट, तो ध्यान आपको रख लेना है। पढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, इसमें और कुछ है नहीं ऐसा। बात करेंगे 7वें नंबर की। कोटेश्वर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। कोटेश्वर बांध की अगर बात करें तो ये है भागीरथी नदी पर। वही बात करें तो भागीरथी नदी पर है ही, और इस बांध में 400 मेगावाट का क्या है, एक इस तरह से लिख सकते हैं कि 400
मेगावाट, शॉर्ट में MB लिख देते हैं, का एक क्या है, पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन है। ठीक। और रही बात इसकी, तो और इसमें क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि पूछ सकता है क्या कि इसे टिहरी किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, THDC द्वारा, यानी इसका मतलब हुआ टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट और क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेशन। इसके तहत इसका क्या किया जा रहा है, कार्यान्वित किया जा रहा है इस बांध को, तो ये आप इसमें ध्यान रख लेंगे। वहीं एक पूछा जाता है कौन सा बांध, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा, हालांकि आपको बहुत सारी परियोजना हम बहुत बार बता चुके हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो ये है सतलज नदी पर, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। एक याद और क्या रख सकते हैं, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना जो किस नदी पर है, तो ये है बेतवा नदी पर। बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर। न्यूट्रॉन किसने खोजा, तो कभी कभी एक आध प्रश्न हल्के मिल जाएंगे, तो खुश ज़्यादा नहीं होना है, हल्के प्रश्न में ही लोग गलती कर बैठते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से प्रश्न को देखना है। तो इसका खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जेम्स चैडविक को। वहीं बात करें तो इसमें 0 चार्ज होता है, शून्य चार्ज होता है, यानी कि आवेशहीन होता है, जिसको आवेशहीन कह सकते हैं, आवेशहीन होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका खोजकर्ता कौन सा हो जाएगा, जे थॉमसन, और ये सब का खोजकर्ता पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना पड़ेगा सबका। और क्या बात करेंगे, तो डाल्टन को क्या हुआ था, परमाणु की संरचना का खोज, तो परमाणु की संरचना का खोज का श्रेय किसे जाता है, तो जॉन डाल्टन को जाता है। और प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो रदरफोर्ड को जाता है। तो इतना सारा ये सब क्या है, खोज करता है, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में तो न्यूट्रॉन और कौन सा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये ध्यान रखेंगे। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, 9वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है, तो नहीं है हमसे पूछा जा रहा है, और वो भी क्या, तो कोरल द्वीप के बारे में। तो ये जो इसमें से हो जाएगा अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार जिसमें है, पहले उसको देख लेते हैं। अच्छा, पूछा गया है कि नहीं है कोरल द्वीप, कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है, तो इनमें से जो हो जाएगा, क्या कहता है, बरमूडा द्वीप समूह है, मालदीव भी है, और लक्षद्वीप समूह भी है। लेकिन जो, हाँ सही तो बता रहे थे कि चौथा नंबर हो जाएगा, और चौथा नंबर यहाँ कहाँ है, तो केवल सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बाकी इन जो द्वीपों हैं, इन द्वीपों में कुछ कोरल समूह देखे जा सकते हैं, कोरल समूह देखे जा सकते हैं, यानी कि हैं। तो इसमें कुछ और लिखना नहीं था, बस इतना जानकारी काफ़ी है इसमें, ये ध्यान रखिएगा कि है या फिर नहीं है। और हाँ, अगर एक पॉइंट यहाँ पर याद आया कि आप लोग क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि घोड़ा के नाल की तरह, किसकी तरह, तो घोड़ा के नाल की तरह, नाल की तरह कोरल द्वीप को क्या कहा जाता है, तो एटॉल कहा जाता है। ये पूछ सकता है पॉइंट, तो ये आपको बता दिया गया, एटॉल कहा जाता है। और जो लक्षद्वीप का आकार है वो किसके तरह है, तो घोड़ा के नाल की तरह। तो यहाँ पर एक घोड़ा का नाल की बात आया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लीजिए कि लक्षद्वीप का आकार,
लक्षद्वीप का आकार घोड़ा के नाल इसके जैसा है, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि घोड़े के नाल जैसा है। ठीक, आ जाएंगे 10वें नंबर प्रश्न पे, और आप लोग खुद देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और आपको यहाँ से प्रश्न दिखेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 में भी दिखे थे यहाँ से प्रश्न, और आगे भी आपको दिखेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को जीके जीएस के लिए सुनिश्चित यहाँ कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीयक टर्शियरी कोयला क्षेत्र है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हिमालय पर्वत प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। हिमालय पर्वत प्रदेश के अंतर्गत अगर बात कर ले तो जैसे क्या लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल के क्या है दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल के दक्षिण में ये सब क्या है पर्वतीय प्रदेश स्थित है। वहीं बात करें क्या आया है बात कोयला क्षेत्र की, जब बात आ गई है तो आपको पता होगा कि क्या पॉइंट बन सकता है कि कोयला का क्या कितना किस्म होता है। तो कोयला का 4 किस्म होता है। 4 किस्म में कौन कौन सा हो जाता है? तो पहला बात करेंगे एंथ्रासाइट कोयला, जो कि क्या होता है सबसे अच्छी किस्म का कोयला। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। वहीं दूसरा की बात कर ले तो वो कौन बिटुमिनस। तीसरा कोयला की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा लिग्नाइट। और चौथा जो लास्ट बच गया कौन पीट कोयला। सबसे घटिया किस्म की कोयला कौन सा होता है? तो सबसे घटिया किस्म की कोयला कहेगा तब बीट हो जाएगा। अब आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न पे, जो कि आ गया है मिलान करने का, और एक तरफ खनिज और एक तरफ इससे संबंधित राज्य बताना है। जिप्सम की बात करेंगे तो ये राजस्थान से संबंधित हो जाएगा, यानी का ए का क्या हो जाएगा 4 नंबर। वहीं अगर ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, जो कि बी का 3 हो जाएगा। सी की बात करें तो फ्लू और अस्पार, जो कि गुजरात से संबंधित हो जाएगा, तो सी का 2 हो जाएगा। निकेल की अगर बात करें तो ये हो जाएगा उड़ीसा से संबंधित, तो डी का हो जाएगा 1। तो ये हो गया इसका सही मिलान। तो इसको आप क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे, चूँकि ये खनिज और इससे राज्य। वहीं अगर आपसे क्या पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक पाइराइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, चूँकि खनिज में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन करेंगे कि भारत में सर्वाधिक पाइराइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो हमारा प्यारा प्यारा बिहार राज्य करता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा 12 नंबर। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर, वो भी 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है साक्षरता के मामले में, वो भी निम्नतम के मामले में? तो आपको पता है कि इसमें बिहार प्रथम स्थान पर है। तो ये थोड़ा दुख की बात है, पर धीरे धीरे विकास हो रहा है और भी विकास होगा। वहीं बात करें अगर 2011 की डाटा के अनुसार, तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर है 63.8%। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर बिहार की कुल जनसंख्या पूछ दे 2011 के अकॉर्डिंग, तो जनसंख्या की बात करेंगे तो आपको जिस रूप से याद रखना पड़ेगा। हम तो इस तरह से रखे हुए हैं 10 40 99 452। किसी का जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं उस तरह से आप लोग रख सकते हैं। तो ये बात आप इसमें ध्यान रख लेंगे। वहीं बात करें कि क्या कहता है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछे, सर्वाधिक
जनसंख्या, चूँकि क्रम दर्शाने पे दे देता है क्वेश्चन में, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का क्रम कहें तो कौन सा हो जाएगा? क्रम इसका क्या हो जाएगा? मधेपुरा, किशनगंज, और क्या हो जाएगा? अररिया, और एक हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ये इसका क्रम हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला में। और न्यूनतम में अगर कह दे तो कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, तो न्यूनतम में भी ध्यान रखेंगे गोपालगंज हो गया, दरभंगा हो गया, फिर मुंगेर, ये 3 जिले और उसमें 4 जिले। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 13 नंबर प्रश्न। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से देख लेते हैं। नहीं है पूछा गया, तो संस्कृत शिक्षा से हैं। विधवा पुनर्विवाह नहीं, इससे ये नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा से हैं, सती प्रथा से हैं, तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित नहीं है। तो फिर इससे संबंधित कौन थे? तो इससे संबंधित हो जाएंगे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि काफ़ी बार पूछा भी गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये हो गया। वहीं बात करें कि और क्या जान सकते हैं। राजा राम मोहन राय को पूछा जाता है कि राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा की उपाधि तो ध्यान रखिएगा अकबर द्वितीय ने। किसने? तो अकबर द्वितीय ने, और ये प्रश्न पूछा जाता है। वहीं बात करें कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या चीज़ का स्थापना किया था, तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है कौन सा समाज, तो सती प्रथा का तो विरोध किया ही था, प्लस एक ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज का ये डेट भी याद रख सकते हैं, ईस्वी 1828, और आत्मीय सभा 1815, जिसके स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय ही किए थे। तो ये आप इसमें पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। आ जाएंगे 14 नंबर की बात। निम्नलिखित में से किस देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना हुआ है? तो ये कौन सा हो जाएगा? नवीनतम जो आंकड़ा हुआ है उसके अनुसार अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो इसको बस आप क्वेश्चन और इस आंसर को ध्यान रखिएगा, चूँकि ये करेंट का है, और जहाँ लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर से काम चल जाएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको आंसर ही बताया जाएगा। भारत में अंग्रेजों के शासन के प्रथम 100 वर्ष ने प्रतिरोध आंदोलन को निम्नलिखित का रूप लेते देखा। तो नागरिक विद्रोह का भी रूप लिया, जनजातीय विद्रोह का भी, राष्ट्रीय विद्रोह का भी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है कि भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान 100 वर्ष के दौरान ये सब सारे विद्रोह हुए थे। तो नागरिक विद्रोह के क्रम में अगर हम बात कर ले, नागरिक विद्रोह के क्रम में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे सन्यासी विद्रोह, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। सन्यासी विद्रोह हुआ था, चुआर विद्रोह हुआ था, तो इसको क्या कर सकते हैं? और एक हुआ था कच्छ का विद्रोह, जो कि काफ़ी प्रमुख था, कच्छ का विद्रोह। और ये सब किसके तहत आ जाते हैं? नागरिक विद्रोह के तहत। वहीं जनजाति विद्रोह की अगर हम बात करें तो जनजाति में जो सबसे हिंसक विद्रोह था वो संथाल विद्रोह, और प्रश्न इससे रिपीट होते रहते हैं। तो संथाल विद्रोह हो गया। और क्या जनजाति से? एक मुंडा विद्रोह। बात करें अगर राष्ट्रीय विद्रोह की, तो इसमें तो आपको पता होगा कि 1857 का
सैनिक विद्रोह जो वो क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन का ही हिस्सा था। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा विद्रोह किस विद्रोह के अंतर्गत आता है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा 16 नंबर प्रश्न। सार्वजनिक अति व्यय पंप प्राइमिंग जिसको कहा जाता है, किस समय किया जाना चाहिए, ये हुआ। तो ये क्या होता है, मंदी को रोकने के लिए प्रभावी क्रय शक्ति को क्या होता है, बढ़ाना होता है। उसी को कहते हैं सार्वजनिक अति व्यय। तो लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें, कि मंदी को रोकने के लिए, मंदी को रोकने के लिए प्रभावी कार्य शक्ति को बढ़ाना होता है। तो ये किस समय किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए अब स्फीति के समय। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। तो ये आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। और मुद्रास्फीति तो हम आप लोगों को बहुत बार बताए हैं कि क्या होता है। अगर अवस्थिति की बात कर ले कि मुद्रा अवस्थिति क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य जो है क्या होता है, बढ़ता है। और वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है, यानी कि वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, तो घटता है। तो ये एक पॉइंट इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि है 17 नंबर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। तो ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका राइट आंसर। वहीं बात करें, अगर उच्च न्यायालय की बात आ गई है, तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ से, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर आपसे ये पूछे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि है 18वां नंबर प्रश्न। बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान हमसे परसेंटेज में पूछा गया है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, जिसको कहा जाता है कि सेवा क्षेत्र। तो 15.8% या फिर 34.2% या फिर 50.50% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तीनों डाटा दिया हुआ है, इनमें से कोई सही डाटा नहीं है, जो कि बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। तो क्यों सही नहीं है, चूँकि तृतीयक के हिस्से में 2016-17 की अगर बात कर ले तो 57.3% से वृद्धि हुआ, जाके कब 2020-21 में 61.2% तक वृद्धि दर्ज किया गया। तो विकास दर जो रहा 2016-17 से लेकर 20-21 तक जाके तो 2.3% तक रखा। तो ये सब परसेंटेज यहाँ पर नहीं थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आ जाएंगे आगे बढ़ने से पहले अब आप लोग को कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि मेरा जो चैनल है सॉल्यूशन बाय पीजे, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको BPSC TRE 4 के लिए
जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको डेली मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, वो भी फुल डिटेल्स के साथ, और वो भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ। तो आपको यहाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कलेक्शन भी दिखेगा, और जो एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न भी ज़रूर दिखेंगे। तो जीके जीएस के लिए आप लोग इस चैनल से जितना हो सके जुड़ सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आपको हर तरह का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलाएगा वो यहाँ पे कराया जाएगा। और रेगुलर सेशन, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आपको टॉपिक वाइज भी कराया हुआ है। एक बार प्लेलिस्ट आप लोग देखेंगे, वहाँ से पुराने वीडियो आप जाके देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अच्छा लगता है तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर किया करें। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर 10 मिनट शो भी चलता है, आपको हर सुविधा दिया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण कलेक्शन में आप जुड़ सकते हैं। आएंगे 19 नंबर की बात करेंगे तो किस योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी? तो किस योजना के तहत मिलेगी? ये मिलेगा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना के तहत। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, इसका नाम ध्यान रखना है और ये योजना ध्यान रखना है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जहाँ लगता है डिटेल देना है हम खुद देते हुए चलते हैं, और आप लोग पूरा डिटेल नोट किया करें। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? तो पादरी की हवेली जो स्थित है वो है पटना में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछ दे कि पादरी की हवेली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जब निर्माण पूछेगा तो फादर जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो पादर की हवेली का निर्माण 1772 में किया गया था। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसको आप क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और इसका रोमन नाम पूछा जाए कि इसका रोमन में नाम क्या पड़ गया था, तो कैथोलिक चर्च। क्या पड़ गया था? कैथोलिक चर्च। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ से सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जीके जीएस सारे का क्या होता है, सेम ही होता है। वहीं बात करें कि चर्च की बात आई है तो एक पूछा जाता है कि माउंट मैरी चर्च कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। जो इम्पोर्टेंट चर्च है, ये तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन था लेकिन पूछ लिया जाता है, तो माउंट मैरी चर्च याद रखिएगा। और क्या ध्यान रख सकते हैं, एक क्राइस्ट चर्च ये कहाँ है? तो ये है शिमला में स्थित। उसी तरह एक और जो पूछा जाता है वो क्या, कानपुर मेमोरियल चर्च। तो इसमें तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, कहाँ है, तो कानपुर में। तो ये सब आपको ध्यान रख लेना है। तो आज के सेशन कैसा लगा बताइएगा आप लोग ज़रूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।